कल्पना कीजिए 2 दोस्त हैं, मतलब एक की सैलरी मान लीजिए 2 लाख रुपए महीना है और दूसरे की सिर्फ 50,000। बहुत आम बात है आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। हाँ बिल्कुल, और दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही जैसी उम्र है उनकी। लेकिन 10 साल बाद जब हम उनकी जिंदगी देखते हैं ना, तो हम पाते हैं कि 50,000 कमाने वाला इंसान आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद हो चुका है। और वो 2 लाख कमाने वाला? वही तो, वो जो 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति है वो कर्ज के भारी बोझ तले दबा है, हर महीने बस ईएमआई चुकाने के गहरे तनाव में जी रहा है। हाँ, और अपनी नौकरी खोने के डर से ही उसे पसीना आ जाता होगा। एकदम सही, मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि आज के मॉडर्न समय की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। मैं अक्सर सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये विरोधाभास ना अक्सर लोगों को चौंका देता है। हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा का आधार एक बहुत ही शानदार किताब के अंश है, जिसका नाम है मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s। बहुत ही बेहतरीन किताब है। हाँ, और हमारा मुख्य मिशन आज इस गलतफहमी को जड़ से उखाड़ना है कि केवल एक अच्छी नौकरी और मोटी सैलरी ही ना आर्थिक सफलता की गारंटी है। हमें समझना है कि असल में संपत्ति या कह लें वेल्थ, इसका निर्माण होता कैसे है। समस्या ये है ना कि हमारे समाज में इनकम और वेल्थ को बिल्कुल एक ही चीज मान लिया गया है। हाँ, मतलब ज्यादा पैसा आ रहा है तो आप अमीर हैं। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि अगर कोई महंगा ब्रांड पहन रहा है, बड़ी गाड़ी चला रहा है, तो वो अमीर है। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये बिना किसी फाइनेंस बैकग्राउंड वाले इंसान के लिए इन मुश्किल सिद्धांतों को बहुत ही तार्किक तरीके से खोलकर रख देती है। जो लोग अपने 20s और 30s में हैं, उनके लिए तो ये जब इंसान के पास समय की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अच्छा, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वो जो 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति है ना, उसकी स्थिति को अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये किसी बहुत ही महंगे और पावरफुल स्मार्टफोन की तरह है। हाँ, दिलचस्प है। कैसे? मतलब उस फोन में दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोसेसर लगा है, लेकिन बैकग्राउंड में कोई ऐसा स्पाईवेयर या ग्लिच चल रहा है जो बैटरी को लगातार सोख रहा है। फोन चाहे जितनी भी तेज चार्जिंग सपोर्ट करे, वो हमेशा बैटरी लो ही दिखाता रहता है। हाँ, एकदम सटीक बात बोली आपने। यहाँ वो तेज चार्जर उस व्यक्ति की हाई इनकम है और वो स्पाईवेयर है उसका खराब मनी मैनेजमेंट। बहुत ही गहरी उपमा है ये। बैकग्राउंड में चलने वाले उस स्पाईवेयर को पहचाने बिना प्रोसेसर को अपग्रेड करते रहने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि बैटरी तो फिर भी ड्रेन होगी ही। पैसे के लिए काम कर रहा है या पैसा इंसान के लिए काम कर रहा है? ज्यादातर लोग तो बस सैलरी बढ़ाने की दौड़ में लगे रहते हैं और उसी को पैसे के लिए काम करना कहते हैं। लेखक ने इसे समझाने के लिए ना फाइनेंशियल फिटनेस की तुलना फिजिकल फिटनेस से की है। अच्छा, पैसे को सेहत के नजरिए से देखना थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन ये फिटनेस एनालॉजी तो काफी आम है ना। लोग अक्सर कहते हैं कि यार फाइनेंशियल डाइट पर चले जाओ। इसमें कुछ नया है क्या? नया ये है कि ये सिर्फ एक बार के डाइट प्लान की बात नहीं कर रहा है, ये मसल मेमोरी और प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात कर रहा है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब जैसे जिम में धीरे धीरे वजन बढ़ाते हैं? बिल्कुल वही। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ के देखें तो कोई भी इंसान जिम के पहले दिन 100 किलो वजन नहीं उठा सकता ना। हाँ, वो तो इंजरी हो जाएगी। एकदम, उसे धीरे धीरे वजन बढ़ाना होता है। उसी तरह आर्थिक जीवन में भी अगर कोई सोचे कि वो पहले ही महीने अपनी आधी सैलरी बचा लेगा तो वो कुछ ही दिनों में हार मान लेगा। हाँ, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो। ये अनुशासन और निरंतरता का खेल है। बजट बनाना वो शुरुआती वार्म अप है जिससे आपकी आर्थिक मांसपेशियों को पता चलता है कि उन पर काम हो रहा है। मतलब बेस बनाना जरूरी है। हाँ, जब तक ये बेस मजबूत नहीं होगा तब तक निवेश का भारी वजन उठाना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहीं पर ना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या आती है। कैसी समस्या? जब कोई इंसान अपना बजट बनाता है या अपनी खर्चों की ट्रैकिंग शुरू करता है तो उसे अक्सर ये लगता है कि वो खुद को सजा दे रहा है। हाँ, वो चुभन होती है शुरू में। हाँ, मतलब हर एक कॉफी, कैब या फिल्म के टिकट का खर्च लिखना एक समय के बाद बहुत ही थकाऊ हो जाता है। तो क्या इंसान एक मशीन बन जाए जो बस दिन भर डेटा एंट्री कर रहा है? मैं समझ सकता हूँ। ट्रैकिंग शुरुआत में थकाऊ जरूर लग सकती है, लेकिन हमें इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना होगा। ये सजा नहीं है, ये डायग्नोस्टिक्स है। डायग्नोस्टिक्स जैसे मेडिकल टेस्ट्स होते हैं। हाँ, जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए पहले ब्लड टेस्ट करवाता है ना, वैसे ही ट्रैकिंग ये बताती है कि आपके वित्तीय सेहत में लीकेज कहाँ है। कहाँ से पैसा रिस रहा है। जब तक आपके सामने ये डेटा नहीं आता कि पैसा जा कहाँ रहा है,
तब तक उस बैकग्राउंड ऐप को बंद नहीं किया जा सकता जिसके बारे में आप बात कर रही थी। सही कहा। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन से खर्च आवश्यक हैं और कौन से खर्च केवल इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए हैं। इंस्टेंट हैप्पीनेस मतलब वो तुरंत मिलने वाले डोपामीन हिट के लिए। बिल्कुल वही। यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी, क्योंकि ये सुनने में ना बहुत आदर्शवादी लगता है। अच्छा, बताइए। मान लीजिए कोई 25 साल का युवा किसी बड़े शहर में लाइक मुंबई या बैंगलोर में काम कर रहा है। उसकी इनकम का 60% हिस्सा तो सिर्फ किराए, बिजली के बिल और रोज के आने जाने में ही खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर वो वीकेंड पर दोस्तों के साथ बाहर जाकर थोड़ी इंस्टेंट हैप्पीनेस न ले तो क्या वो डिप्रेशन में न चला जाए? ये तो है। मतलब क्या इसका ये मतलब है कि जीवन की सारी खुशियों को मार दिया जाए ताकि बस वो आपकी एक्सेल शीट में नंबर अच्छे दिखे? नहीं नहीं, ये एक बहुत ही जायज और जमीनी हकीकत से जुड़ा सवाल है और किताब भी इस एक्सट्रीम अप्रोच का बिल्कुल समर्थन नहीं करती कि इंसान किसी गुफा में जाकर रहने लगे। हाँ, फिर तो कमाने का फायदा ही क्या? लक्ष्य खुशियों को मारना नहीं है। असल में यहाँ बात प्राथमिकताओं के टकराव की है। जब उस 25 साल के युवा के पास कोई सेफ्टी नेट नहीं होता ना, तो उसका वो वीकेंड का खर्च भी अवचेतन मन में एक भारी तनाव पैदा कर रहा होता है। बैक ऑफ द माइंड एक डर रहता है। हाँ, बात यह है कि अचानक जॉब चले जाने या मेडिकल इमरजेंसी के समय कोई साधारण सी स्थिति एक भयानक आर्थिक क्राइसिस में न बदल जाए, इसीलिए एक सेफ्टी नेट जरूरी है। तो ये जो 6 महीने का इमरजेंसी फंड है जिसके बारे में हर फाइनेंशियल एडवाइजर बात करता है, ये कोई जादुई आंकड़ा है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है? इसके पीछे सीधा गणित है और कॉर्पोरेट हायरिंग साइकिल का विज्ञान है। वो कैसे? देखिए, आज के कॉर्पोरेट ढांचे में अगर किसी की नौकरी जाती है तो औसतन उसे अपने स्तर की दूसरी नौकरी खोजने, इंटरव्यू देने और फिर पहली सैलरी हाथ में आने में लगभग 4 से 6 महीने लग जाते हैं। हाँ, प्रोसेस बहुत लंबा होता है आजकल। अब सोचिए, अगर उस युवा के पास ये 6 महीने का फंड पहले से तैयार है तो उसे हताशा में कोई भी समझौता करके ऐसी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी जो उसके करियर ग्राफ को नीचे गिरा दे। अरे वाह, ये नजरिया वाकई बहुत अलग है। मतलब इमरजेंसी फंड सिर्फ एक ढाल नहीं है जो आपको गिरने से बचाती है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है आपके लिए। बिल्कुल, ये आपके हाथ में नेगोशिएशन पावर देता है। इंसान हताशा में या डर में फैसले नहीं लेता। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये फंड उस इंस्टेंट हैप्पीनेस को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको मानसिक शांति देने के लिए है, ताकि भविष्य के किसी भी इंस्टेंट क्राइसिस से बचा जा सके। मेक सेंस। लेकिन यहाँ एक और चीज है, जब एक बार ये सेफ्टी नेट बन जाता है और लोग थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं ना, तो अक्सर एक और खतरनाक मनोवैज्ञानिक पैटर्न दिखाई देता है। वो क्या? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे उससे भी दुगनी तेजी से बढ़ने लगते हैं। अरे हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे ही हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं ना? एकदम सही। और ये पुराने जमाने की महंगाई से बहुत अलग है। पहले महंगाई का मतलब था कि आटे और दाल के दाम बढ़ गए, लेकिन आज की महंगाई ये है कि कल तक जो फोन एक बेसिक जरूरत था, आज वो आउटडेटेड लग रहा है क्योंकि समाज में एक नया स्टैंडर्ड सेट हो गया है। हाँ, और सोशल मीडिया के इस दौर में हर तरफ एक अदृश्य दबाव है। बिल्कुल, इंस्टाग्राम खोलते ही लगता है सब लोग छुट्टियां मना रहे हैं, महंगे कैफे में जा रहे हैं। और इसी व्यवहार को अर्थशास्त्र में डिड्रॉट इफेक्ट कहा जाता है। डिड्रॉट इफेक्ट? हाँ, ये सिद्धांत ये समझाता है कि कैसे कोई एक नई चीज खरीदने से एक पूरी श्रृंखला, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ इंसान और भी नई चीजें खरीदने लगता है। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? मान लीजिए किसी को प्रमोशन मिला और उसने एक नई और महंगी कार ले ली। ठीक है। अब उस कार के स्तर से मेल खाने के लिए उसे महंगे कपड़े चाहिए, उसी स्तर के महंगे रेस्टोरेंट में जाना है। मतलब वो पुरानी लाइफस्टाइल अब नई कार के साथ फिट नहीं बैठती। ये एक भंवर है। बाप रे, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पुराने फोन में एक नया और बहुत भारी सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर देना। हाँ बिल्कुल। फोन का हार्डवेयर वही है, लेकिन अब वो नए फीचर्स को चलाने के चक्कर में बहुत जल्दी हैंग होने लगा है और बैटरी को कुछ ही घंटों में खत्म कर रहा है। मतलब इंसान की इनकम वही है या थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन नई लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के चक्कर में वो अंदर से खोखला हो रहा है। और इसी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इस भारी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इंसान किस चीज का सहारा लेता है? किस चीज का? कर्ज का, विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड और जीरो कॉस्ट ईएमआई। उफ, ये जीरो कॉस्ट ईएमआई तो हर जगह दिखती है आजकल। हाँ, किताब स्पष्ट रूप से बुरे कर्ज और अच्छे कर्ज के बीच के अंतर को समझाती है। ये जीरो कॉस्ट ईएमआई एक बहुत ही बड़ा भ्रम है।
ये खर्च करने के उस मनोवैज्ञानिक दर्द को ही खत्म कर देता है जो इंसान को ज्यादा पैसे लुटाने से रोकता है। मतलब जब अकाउंट से एक साथ 50,000 कटते हैं तो दर्द होता है, लेकिन 5,000 की EMI में वो दर्द नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, क्या कोई कर्ज कभी सच में अच्छा हो सकता है? मुझे तो लगता है बैंक हमेशा ब्याज कमाता है, तो हमारा तो नुकसान ही है। ऐसा नहीं है, कोई भी कर्ज अच्छा है या बुरा, ये सिर्फ इस गणित पर निर्भर करता है कि क्या वो भविष्य में आपकी आय को बढ़ाएगा। आय को बढ़ाएगा मतलब कैसे? जैसे अगर एक एजुकेशन लोन लेकर सीखी गई स्किल उस व्यक्ति की आय को उस लोन की EMI से कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है, तो वो लोन एक एसेट बन जाता है। क्योंकि वो खुद पर इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, ये अच्छा कर्ज है क्योंकि ये कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को सस्टेन करने के लिए लिया गया कर्ज, चाहे वो नई कार हो या नए गैजेट्स, वो सीधे तौर पर भविष्य की आय को आज ही गिरवी रख देना है। ये व्यक्ति की लायबिलिटी को बढ़ाता है। ये तो ऐसा हुआ कि इंसान अपने भविष्य के समय को आज ही किश्तों में बेच रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो फिर इसका तोड़ क्या है? बहुत से लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने इन फालतू खर्चों को रोक लिया और पैसे को बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल दिया, तो बस उन्होंने आर्थिक जंग जीत ली। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा, सेविंग यानी बचत को ही अंतिम मंजिल मान लेना एक बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा क्यों? पैसा तो सुरक्षित है ना बैंक में। अगर आप इसे गणितीय रूप से देखें तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन और आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मिलकर एक ऐसा अदृश्य टैक्स बनाते हैं जो बैंक में रखे पैसे की वैल्यू को हर दिन हर मिनट कम कर रहा है। सेविंग अकाउंट में रखा पैसा असल में सुरक्षित नहीं है, वो सिकुड़ रहा है। सिकुड़ रहा है? तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर पैसा बचाना काफी नहीं है तो फिर इन्वेस्टिंग के मैकेनिक्स काम कैसे करते हैं और ये सेविंग से इतना अलग क्यों है? इसे समझने के लिए हमें कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज के गणित को देखना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कोई जादुई शब्द नहीं है, ये सिर्फ ब्याज पर ब्याज मिलने का विज्ञान है। जब कोई व्यक्ति निवेश करता है तो वो केवल अपने मूलधन पर रिटर्न नहीं कमाता, बल्कि पिछले साल कमाए गए मुनाफे पर भी मुनाफा कमाता है। अच्छा, एक तरह से आपका पैसा एक अदृश्य कर्मचारी बन जाता है जो आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है, वो भी बिना छुट्टी लिए। एकदम सही। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है ना, वो ये है कि इस कर्मचारी को सबसे ज्यादा ताकत समय से मिलती है। समय से? हाँ, किताब में इसका एक बहुत ही शानदार गणितीय उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए दो लोग हैं, एक ने 20 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए किसी अच्छे इंडेक्स फंड में निवेश करना शुरू किया। ठीक है। और उसने सिर्फ 30 साल की उम्र तक ही निवेश किया। मतलब सिर्फ 10 साल पैसा लगाया और फिर छोड़ दिया? हाँ, 10 साल इन्वेस्ट किया और फिर रुक गया। अब आते हैं दूसरे व्यक्ति पर। दूसरे व्यक्ति ने 30 साल की उम्र में निवेश शुरू किया, वही 5,000 रुपए महीना। ओके। और उसने 60 साल की उम्र तक यानी पूरे 30 साल तक लगातार निवेश किया। बाप रे, 30 साल! अब आप बताइए, जब दोनों 60 साल के होंगे तो किसके पास ज्यादा पैसा होगा? मुझे तो लगता है दूसरे व्यक्ति के पास ही होगा, क्योंकि उसने 30 साल तक लगातार पैसे डाले हैं। और यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि पहले व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा कॉर्पस होगा। भले ही पहले ने सिर्फ 10 साल पैसा लगाया और दूसरे ने 30 साल। अरे, ये तो दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देने वाला गणित है। मतलब उस पहले इंसान ने अपना पैसा डालना बंद कर दिया था, फिर भी वो उस इंसान से जीत गया जो 30 साल तक संघर्ष करता रहा। हाँ, और यही कंपाउंडिंग का असली एक्सपोनेंशियल कर्व है। पहले व्यक्ति के पैसे को बढ़ने के लिए पूरे 40 साल मिले। समय ही कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा ईंधन है। निवेश में ये मायने नहीं रखता कि शुरुआत में कितनी बड़ी रकम लगाई गई, बल्कि ये मायने रखता है कि वो रकम कितने लंबे समय तक बाजार में रही। इसीलिए 20s और 30s का दशक इतना महत्वपूर्ण है। जो समय बीत गया उसे दुनिया का कोई भी पैसा वापस नहीं ला सकता। वाकई, समय ही सबसे बड़ी पूंजी है, ये बात यहाँ पूरी तरह से साबित होती है। लेकिन निवेश के इस गणित में कूदने से पहले एक दिशा की भी जरूरत होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि अगर पता ही नहीं है कि पैसा क्यों निवेश कर रहे हैं, तो इंसान अक्सर घबराहट में गलत फैसले ले लेता है ना। बाजार थोड़ा सा गिरा और लोग डर कर पैसा निकाल लेते हैं। एकदम सही। बिना स्पष्ट लक्ष्य के कंपाउंडिंग का ये गणित भी फेल हो सकता है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। यहीं पर वित्तीय लक्ष्यों यानी फाइनेंशियल गोल्स को कैटेगराइज करने की बात आती है। कैटेगराइज करना मतलब उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटना। हाँ, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की टाइमलाइन अलग अलग होती है
और इसलिए उनका रिस्क मैनेजमेंट भी पूरी तरह से अलग होना चाहिए। जैसे अगर मुझे अगले साल घर का डाउन पेमेंट देना है तो मैं उस पैसे को शेयर बाजार में तो नहीं डाल सकती, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर बाजार 20% गिर गया तो मेरा घर का सपना ही टूट जाएगा। मुझे उसे किसी सेफ जगह रखना होगा। ठीक उसी तरह अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए, जो कि 30 साल दूर है, पैसे को सिर्फ एफडी में रख रही हैं, तो आप महंगाई से हार जाएंगी। हर लक्ष्य का अपना एक सही वाहन होता है। बहुत सही बात है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में किताब एक और बहुत ही अहम बात की तरफ ध्यान दिलाती है, जो अक्सर ना पारंपरिक वित्तीय सलाह में छूट जाती है। अच्छा, वो क्या है? और वो है खुद पर निवेश करना। नौकरी पकड़ो, 30 साल एक ही कंपनी में टिके रहो और तुम्हारी पूरी जिंदगी सेट है। आज के दौर में ये विचार कितना प्रासंगिक रह गया है। आज का तेजी से बदलते तकनीकी दौर में, जहां एआई और ऑटोमेशन का युग है, केवल एक सैलरी पर पूरी तरह से निर्भर रहना सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है। डर तो लगता है। इसे सिस्टम की भाषा में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं। अगर वो एक नौकरी गई तो पूरा आर्थिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो इसका समाधान क्या है? मतलब क्या मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने का ये अर्थ है कि इंसान दिन में नौकरी करे, रात में कैब चलाए और वीकेंड पर कोई और काम करे? इंसान सोएगा कब? बर्नआउट हो जाएगा उसे। नहीं, इसका मतलब खुद को मशीन बनाना बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट्स और ये किताब दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी ह्यूमन कैपिटल, यानी अपने कमाने की क्षमता को लगातार बढ़ाना ही सबसे सुरक्षित निवेश है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना। नई स्किल सीखना, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना और ऐसे सिस्टम बनाना जहां से पैसिव इनकम आ सके। ये कोई फ्रीलांस काम हो सकता है, आपके निवेश से मिलने वाला डिविडेंड हो सकता है, या कोई डिजिटल एसेट हो सकता है जो बैकग्राउंड में आपके लिए पैसा बनाए। बिल्कुल। जब आपके पास अलग अलग जगहों से कैश फ्लो आता है ना, तो किसी एक एम्प्लॉयर या नियोक्ता पर आपकी निर्भरता खत्म हो जाती है। असली आर्थिक सुरक्षा इसी आजादी का नाम है। अगर हम आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा को समेटें तो मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? यही कि फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक आजादी रातों रात लॉटरी जीतने जैसा कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है। ये कोई चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रक्रिया है। ये रोज लिए गए छोटे छोटे, कभी कभी उबाऊ लगने वाले फैसलों का परिणाम है। हाँ, लगातार बजट बनाकर अपने डेटा को समझना, डिडरोट इफेक्ट और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के आदर्श जालों से बचना, और सबसे महत्वपूर्ण, समय की ताकत को पहचान कर जल्दी निवेश शुरू करना। और ये भी समझना कि 20s और 30s का दशक किसी भी इंसान के लिए एक ऐसी उपजाऊ जमीन है जहां आज बोया गया एक छोटा सा बीज भविष्य में एक विशाल साम्राज्य बन सकता है। किताब हमें सिखाती है कि हमारे आज के फैसले ही हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। अगर हम इस पूरे डीप डाइव के सार को गहराई से देखें ना, तो एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई सामने आती है। पैसा केवल कोई कागज का टुकड़ा या बैंक अकाउंट का नंबर नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक विकल्प है। आज खर्च किया गया हर एक रुपया असल में भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बैलेट पेपर है, एक वोट है। उफ, ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। हर खर्च एक वोट है। इंसान को खुद से सिर्फ ये एक सवाल पूछना चाहिए, क्या आज का ये खर्च भविष्य की आर्थिक आज़ादी और सुकून के लिए डाला गया एक वोट है, या फिर भविष्य की आर्थिक गुलामी और तनाव के लिए तैयार किया गया एक नया जाल? इसी अहम और गहरे सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव हम यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर।